देश के मंत्री क्यों झुक गए एक गरीब लड़की के सामने, और ये लड़की यहाँ कीचड़ में कैसे आई? आइए देखते हैं इस कहानी में। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। साहब, ये 100 करोड़ क्या होता है? दिल्ली की जानलेवा ठंड और घने कोहरे के बीच अंधेरे में एक 16 साल की लड़की सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसका नाम गजाला था। गजाला का हुलिया देखकर कोई भी नाक सिकोड़ ले, और ठंड से उसकी उंगलियां अकड़ी हुई थी। मुट्ठियां बार बार खुल बंद हो रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल के पीछे उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसके पास एक प्लास्टिक की बोरी थी जिसमें दिन भर का चुना हुआ कचरा था, थोड़ी प्लास्टिक की बोतलें, कुछ रद्दी कागज, लेकिन आज बोरी बहुत हल्की थी। गजाला ने अपनी ठंडी हथेलियों को रगड़ते हुए उम्मीद से सामने रखे बड़े डस्टबिन में झांका। फार्म हाउस के अंदर से शाही पनीर, बटर नान और तरह तरह की मिठाइयों की महक बाहर आ रही थी, जो उसकी भूख को और ज्यादा भड़का रही थी। उसकी अम्मी घर पर बीमार पड़ी थी। खांस खांस कर उनका बुरा हाल था। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें अच्छा खाना और दवा चाहिए, लेकिन गजाला के पास आज एक सूखी रोटी का भी इंतजाम नहीं था। उसने डस्टबिन में हाथ डाला, शायद कोई फेंका हुआ खाना मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ फूलों के डंठल और डिस्पोजेबल प्लेट्स थीं। वो मायूस होकर वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। तभी उसे अंदर से साजों की आवाज सुनाई दी। गिटार की एक हल्की धुन और हारमोनियम का सुर हवा में तैर रहा था। गजाला के कान खड़े हो गए। भूख पेट में थी, लेकिन संगीत उसकी रूह में था। वो धीरे धीरे उस विशाल लोहे के गेट के पास गई, जहां से अंदर की रोशनी बाहर छनकर आ रही थी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड सुरेश ने उसे देख लिया। सुरेश पहले ही अंदर की टेंशन की वजह से गुस्से में था। उसने गजाला को देखते ही डंडा फटकारा। ए, चल हट यहां से। कहां मुंह उठाकर चली आ रही है? देख नहीं रही आज मंत्री जी के घर शादी है? तेरे जैसे भिखारियों का यहां क्या काम? भाग। गजाला सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, साहब भीख नहीं मांग रही, बस थोड़ी देर अंदर की धुन सुनने दो। आज अम्मी बहुत बीमार है, वही सुर सुनकर मन संभाल लेती हूं। मैं यहीं कोने में चुपचाप खड़ी रहूंगी, किसी को दिखूंगी भी नहीं। सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गजाला के कंधे पर जोर से धक्का मारा। तुझे गाना सुनना है? तेरी औकात है गाना सुनने की? पहले पेट भरना सीख, फिर सुर समझना। बदबू आ रही है तुझसे। अगर साहब लोगों ने देख लिया तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। चल निकल यहां से, वरना अभी सिक्योरिटी बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। धक्के के कारण गजाला का संतुलन बिगड़ गया और वो पास ही कीचड़ में मुंह के बल गिर गई। उसकी बोरी का सारा सामान, जो उसकी दिन भर की कमाई थी, बिखर गया। टूटी हुई बोतलें इधर उधर लुढ़क गईं। ठंड, भूख और अब ये अपमान। गजाला की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो उठने की कोशिश कर रही थी और उसी दर्द में अनजाने में उसके मुंह से एक सिसकी निकली, जो एक तान में बदल गई। उसने रोते हुए अपनी मां को याद करते हुए एक बहुत ही दर्द भरी आलाप ली। उधर विक्रांत मल्होत्रा हताश होकर गेट की तरफ आ रहे थे, ये देखने की शायद कोई और रास्ता निकले या कोई लोकल कलाकार मिल जाए। तभी उनके कानों में वो आवाज पड़ी। वो रुक गए। वो आवाज, वो कोई मामूली रोना नहीं था। कीचड़ में लिपटी उस लड़की के गले से जो आवाज आ रही थी, उसमें इतना दर्द और इतनी पवित्रता थी कि विक्रांत के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे दिल पर दस्तक दी हो। विक्रांत ने तुरंत गार्ड को हाथ के इशारे से रोका और दौड़कर उस मैली कचैली लड़की के पास गए। गजाला ने जैसे ही उन्हें आते देखा, वो डर के मारे कांपने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। साहब माफ कर दो, मैं जा रही हूं। मेरा सामान मत छीनना साहब, मेरी अम्मी भूखी है। लेकिन विक्रांत ने उसका सामान नहीं, उसका हाथ पकड़ा। ये पागलपन था, वो जानते थे। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा, अच्छी तरह समझते हैं। हमने उस सिंगर को मुंह मांगी रकम दी थी, चार्टर्ड प्लेन भेजा था उसके लिए। फिर वो ऐन वक्त पर फ्लाइट कैंसिल कैसे कर सकता है? क्या उसे अंदाजा भी है कि यहाँ कौन बैठा है? दिल्ली के सबसे आलीशान फार्म हाउस के बैक स्टेज में विक्रांत मल्होत्रा की दहाड़ गूंज रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। ये कोई आम शादी नहीं थी। देश के सबसे कद्दावर मंत्री श्री सत्यराज सिंह की पोती सिया की शादी थी, और सिया के पिता विक्रांत मल्होत्रा देश के वो बिजनेस टाइकून थे जिनके एक इशारे पर शेयर बाजार हिल जाता था। लेकिन आज अपनी ही बेटी की शादी में वो लाचार खड़े थे। सामने खड़ा इवेंट मैनेजर कांप रहा था। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, सर हम क्या करें? दिल्ली में कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 0 हो गई है। उनका प्राइवेट जेट जयपुर डाइवर्ट हो गया है। वो किसी भी हाल में अगले 4 घंटे तक यहाँ लैंड नहीं कर सकते। विक्रांत ने गुस्से में पास रखा फूलों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी बेटी सिया का सपना था कि उसकी विदाई पर लाइव रूहानी संगीत हो। मैंने मीडिया में अनाउंस कर दिया है। बाहर हॉल में देश के 50 सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स और खुद मंत्री जी बैठे हैं। अगर अब टेप रिकॉर्डर बजाया या कोई लोकल डीजे चलाया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मंत्री जी क्या सोचेंगे कि विक्रांत मल्होत्रा अपनी बेटी की विदाई का इंतजाम तक नहीं कर पाया।
तभी वहां एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी जिसने विक्रांत के गुस्से को भी ठंडा कर दिया। विक्रांत विक्रांत मल्होत्रा एकदम सीधे खड़े हो गए। सामने मंत्री सत्यराज सिंह खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी जो गुस्से से ज्यादा डरावनी थी। मंत्री जी ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, विक्रांत, मैंने सुना है कि संगीत का इंतजाम फेल हो गया है। क्या मेरी पोती, इस देश के मंत्री की पोती, सन्नाटे में विदा होगी? विक्रांत, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे समाधान चाहिए। अगर अगले 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में स्टेज से वो आवाज नहीं आई जिसका वादा तुमने किया था, तो ये शादी समारोह मेरे लिए सिर्फ एक अपमान बनकर रह जाएगा। और तुम जानते हो, मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करता। इतना कहकर मंत्री जी वापस मेहमानों के बीच चले गए। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हॉल में हजारों मेहमान, हीरो से लदी महिलाएं और काले कोट पहने बड़े बड़े व्यापारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टेज खाली पड़ा था, जैसे विक्रांत का मजाक उड़ा रहा हो। उसी वक्त उस करोड़ों की सजावट और रोशनी से नहाई हुई दीवार के ठीक बाहर एक दूसरी दुनिया बसती थी। उधर विक्रांत मल्होत्रा हताश होकर गेट की तरफ आ रहे थे। ये पागलपन था, वो जानते थे। एक कचरा उठाने वाली को देश की सबसे हाई प्रोफाइल शादी में ले जाना खुदकुशी जैसा था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। और उस आवाज में जो जादू था वो झूठ नहीं हो सकता था। विक्रांत ने कहा, बेटा डरो मत, जो अभी तुम बाहर रोते हुए गा रही थी वही अंदर भी गा देना। बस वही अंदर गा दो, मेरे साथ चलो। गजाला कुछ समझ नहीं पाई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, विक्रांत उसे खींचते हुए सीधे अंदर ले आए। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो एक पल के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। वहां हीरों के हार पहने औरतें, टक्सीडो पहने मर्द और मखमली सोफे थे, और उनके बीच मैला दुपट्टा, उलझे बाल और कीचड़ में सने पैर वाली गजाला। वो उस रोशनी और रुतबे के बीच खड़ी थी जहां उसकी गरीबी सबसे ज्यादा चुभ रही थी। मेहमानों में पहले तो सन्नाटा छाया, लेकिन फिर एक पल बाद ही फुसफुसाहट शोर में बदल गई। लोग अब धीरे नहीं बल्कि साफ साफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। एक अमीर महिला ने नाक पर रुमाल रखते हुए जोर से कहा, छी, ये क्या बदबू है? विक्रांत जी इसे यहां क्यों लाए हैं? ये शादी है या कोई कचरा मंडी? दूसरे मेहमान ने ताना मारा, लगता है विक्रांत का दिमाग फिर गया है। सिक्योरिटी कहाँ है? इस भिखारी को बाहर फेंको। गजाला इन बातों को सुनकर और ज्यादा सिकुड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी मौजूदगी ही एक गुनाह है। लेकिन हद तो तब हो गई जब मंत्री सत्यराज सिंह खुद अपनी कुर्सी से उठे और तेज कदमों से विक्रांत के पास आए। उन्होंने विक्रांत के करीब आकर दबी हुई लेकिन बेहद सख्त लहजे में कहा, विक्रांत, तेरा दिमाग तो ठीक है, इसे कहां से लाया? क्यों और तमाशा बना रहा है हमारी इज्जत का? पूरी सोसाइटी हंस रही है हम पर। विक्रांत, ये लड़की हमारी दुनिया की नहीं है, इसे यहां खड़ा रखना मेरी पोती की शादी का अपमान है। मंत्री जी की ये बात सुनकर और चारों तरफ से आती नफरत भरी निगाहें देखकर गजाला की हिम्मत टूट गई। उसे लगा कि वो सच में गलत जगह आ गई है। उसने धीरे से अपना हाथ विक्रांत की पकड़ से छुड़ाया और पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। साहब, मुझे जाने दो, मैं इस लायक नहीं हूं। ये सब बड़े लोग हैं और मैं कचरे वाली। मेरी आवाज इन हीरों के बीच नहीं जचती। मैं जा रही हूं साहब, मुझसे नहीं होगा। गजाला स्टेज से उतरने ही वाली थी कि विक्रांत ने फिर से उसका हाथ थाम लिया, इस बार और मजबूती से। उन्होंने मंत्री जी की तरफ एक नजर देखा और फिर गजाला को माइक के सामने खड़ा कर दिया। विक्रांत ने उसके कान में फुसफुसाया, बेटा, इन लोगों को भूल जाओ, इनकी बातें मत सुनो। बस आंखें बंद करो और ये सोचो कि तुम अपनी अम्मी के लिए गा रही हो। बस गा दो, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। गजाला ने सामने देखा। पहली कतार में दुल्हन सिया बैठी थी। सिया की आंखों में आंसू थे, वो उदास थी। गजाला को सिया के चेहरे में अपनी मां का दर्द दिखा। उसने कांपते हाथों से माइक थामा, सांस गहरी ली, आंखें बंद की और अपना मुंह खोला। खामोश गलियों में मैं खुद से बात करूं, खामोश रातों में मैं ही मेरी आवाज, टूटे से ख्वाबों को दिया है आज। एक पल में बदल दी मेरी कहानी, मैं थी अकेली। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ वो देखने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट में अपने शहर यानी सिटी का नाम जरूर लिखें। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी ये कहानी दुनिया के किस कोने तक पहुंच रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ही पहला सुर उसके गले से निकला, हॉल में चल रही सारी बातें, सारी कानाफूसी और गालियां एकदम से थम गईं। वो कोई फिल्मी गाना नहीं था, वो कोई सीखा हुआ राग नहीं था। वो भूख से निकली एक सच्ची पुकार थी जो सीधा रूह में उतरती थी।
गजाला की आवाज में वो कच्चापन था जो स्टूडियो में नहीं मिलता। उसमें भूख थी, ठंड थी, गरीबी का दर्द था और एक बेटी की तड़प थी। शुरुआत में जो लोग नाक सिकोड़ रहे थे अब उनके मुंह खुले रह गए। वहां मौजूद देश के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मिस्टर वर्धन, जो देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक थे, और मिस्टर खुराना, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े संगीतकार थे, अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गए। मिस्टर वर्धन ने अपना चश्मा उतार लिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये टेक्सचर, ये रेंज एक 16 साल की कुपोषित बच्ची के गले से निकल रही है। गजाला गाती रही। उसकी बंद आंखों से आंसू बहकर उसके गंदे गालों पर रास्ते बना रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ उस 5 मिनट के गाने में डाल दिया तो मंत्री सत्यराज सिंह, जो अपने सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उनकी आंखों से भी एक आंसू टपककर उनकी शेरवानी पर गिर पड़ा। सिया अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वो मंत्रमुग्ध थी। जब गजाला रुकी तो अगले 10 सेकंड तक हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कोई हिल भी नहीं रहा था। और फिर अचानक तालियों का शोर उठा। एक व्यक्ति, फिर 10, फिर 100। पूरा हॉल अपनी जगह पर खड़ा हो गया। लोग वाह वाह चिल्ला रहे थे। विक्रांत मल्होत्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी इज्जत सिर्फ बची नहीं थी, बल्कि इतिहास बन गई थी। सिया दौड़कर स्टेज पर जाकर गजाला को गले लगा लिया। गजाला का मैला दुपट्टा सिया के लाखों के डिजाइनर लहंगे को छू रहा था, लेकिन सिया को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। वहां मौजूद म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों की आंखों में अब गजाला के लिए सम्मान नहीं, बल्कि लालच चमक रहा था। उन्हें उस बच्ची में एक सोने की चिड़िया दिख रही थी। सिर्फ मेरी कंपनी वर्धन म्यूजिक पहुंचा सकती है। उन्होंने चेक पर एक बहुत बड़ी रकम भरी और गजाला के चेहरे के सामने लहराते हुए बोले, बेटा, ये 100 करोड़ का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। तूने सही सुना, 100 करोड़। अगले 10 साल तू सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी के लिए गाएगी। तेरी 7 पुश्ते राज करेंगी। बस यहां नीचे अंगूठा लगा दे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 100 करोड़। ये रकम इतनी बड़ी थी कि वहां मौजूद कई बड़े बिजनेसमैन भी हक्के बक्के रह गए। लोगों की सांसें रुक गईं। सबको लगा कि अभी ये गरीब लड़की खुशी से पागल हो जाएगी, पैरों में गिर पड़ेगी। आखिर गरीबी किसे अच्छी लगती है? विक्रांत ने भी खुश होकर गजाला के कंधे पर हाथ रखा। ले लो बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब तुम्हें कभी कचरा नहीं उठाना पड़ेगा। गजाला ने कांपते हुए अपने काले, खुरदुरे और गंदे हाथों से वो चेक लिया। उसकी उंगलियों के बीच वो सफेद कागज का टुकड़ा अजीब लग रहा था। उसने उस कागज को देखा जिस पर इतने जीरो थे कि वो गिन भी नहीं सकती थी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में लालच नहीं, एक मासूम सवाल था। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, साहब, ये 100 करोड़ क्या होता है? हॉल में कुछ लोग हंसे। मिस्टर वर्धन ने एक बड़ी बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे भोली है बेटा, इसका मतलब है बहुत सारा पैसा। इतना पैसा कि तू ये पूरा बैंक्वेट हॉल खरीद ले। तू महलों में रहेगी, बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घूमेंगे। गजाला की आंखों में एक चमक आई। उसने तुरंत पूछा, क्या इससे मेरी अम्मी की खांसी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने बोला था उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या फिर हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा? बिल्कुल, वर्धन हंसे। अरे पगली, तू पूरा अस्पताल खरीद सकती है, बस तू साइन कर। फिर वर्धन का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तू फिर कभी ऐसे सड़क पर नहीं गाएगी। तू सिर्फ तब गाएगी जब मैं कहूंगा। जो गाना मैं कहूंगा वही गाएगी। और अगले 10 साल तक तेरी आवाज पर सिर्फ मेरा हक होगा, समझी? ये बिजनेस है बेटा, सौदा है। जैसे ही गजाला ने हक और सौदा शब्द सुना, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। एक पल के लिए वक्त थम गया। गजाला ने उस चेक को देखा, फिर अपनी पुरानी गंदी प्लास्टिक की बोरी को देखा जो स्टेज के कोने में पड़ी थी। उसने वर्धन की आंखों में देखा और वो चेक वापस उनकी तरफ बढ़ा गया। मिस्टर वर्धन हैरान रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है? 100 करोड़ को लात मार रही है? गजाला ने माइक के पास जाकर जो कहा, उसने वहां मौजूद हर अमीर इंसान के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। साहब, मैं गरीब जरूर हूं, कचरा उठाती हूं, पर मैं कोई बाजा नहीं हूं जिसे आप पैसे देकर जब चाहे बजाएं और जब चाहे बंद कर दें। मेरी आवाज मेरा दर्द है, मेरी दुआ है, ये बिकाऊ नहीं है। उसने अपनी फटी हुई जेब से सुबह का कमाया हुआ एक पुराना मुड़ा तुड़ा 10 का नोट निकाला और बोली, मेरी माँ कहती है, जो कला का सौदा करे वो व्यापारी होता है, पारखी नहीं। मुझे अपनी आवाज बेचनी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से गाती हूं, जब मेरा दिल करता है, जब मुझे भगवान से बात करनी होती है। फिर गजाला विक्रांत की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने वो बात कही जिसने 100 करोड़ की रकम को भी छोटा कर दिया। साहब, मुझे लगा आप इनाम दोगे, खुशी से दोगे, पर आप तो मुझे खरीद रहे हो।
मुझे ये कागज नहीं चाहिए, बस वो पीछे जो खाना बच गया है, जो मेहमानों ने छोड़ दिया है, अगर उसमें से थोड़ा सा मिल जाता तो। मेरी अम्मी कल से भूखी हैं। ये कागज वो नहीं खा सकते साहब, उन्हें। चेक सच में कचरा लग रहा था, और वो कचरे वाली लड़की सबसे कीमती कोहिनूर। गजाला ने झुककर अपनी पुरानी बोरी उठाई और जाने के लिए मुड़ी। तभी एक भारी और कड़क आवाज ने उसे रोका। रुक जा बेटी। ये मंत्री सत्यराज सिंह थे। वो अपनी वीआईपी कुर्सी से उठकर आए। उन्होंने अपनी बेशकीमती कश्मीरी पश्मीना शॉल उतारी और गजाला के गंदे कपड़ों के ऊपर उड़ा दी। फिर वो देश का कद्दावर मंत्री, जिसके सामने बड़े बड़े अफसर कांपते थे, उस कचरे वाली बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठ गए। पूरी हॉल ने सांस रोके ये नजारा देखा। जिस शख्स के सामने बड़े बड़े नेता झुकते थे, वो एक गरीब बच्ची के सामने झुक गए। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज तक मुझे लगता था कि हम सबसे अमीर हैं, सबसे ताकतवर है, पर आज तूने बता दिया कि अमीरी तिजोरियों में नहीं, संस्कारों में होती है। उन्होंने वर्धन की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, अपनी चेकबुक जेब में रखिए वर्धन साहब। ये बच्ची बिकाऊ नहीं है, ये भारत की धरोहर है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ पूजा जा सकता है। फिर उन्होंने गजाला के सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, बेटी, तुझे अपनी आवाज बेचने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुझे बचा हुआ खाना मांगने की जरूरत है। आज से तेरी पढ़ाई, तेरा संगीत और तेरी माँ का इलाज सब मेरी निजी जिम्मेदारी है। ये कोई भीख नहीं है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट। ये इस देश का तुझे सम्मान है। दिल्ली में मेरा जो सबसे बड़ा सारंगी संगीत आश्रम है, वो आज से तेरे नाम। तू गाएगी, दुनिया को सुनाएगी, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने शर्तों पर। कोई तुझ पर हक नहीं जताएगा। विक्रांत मल्होत्रा भी आगे आए, अपनी आंखों को पोंछते हुए। और सिया की शादी की खुशी में मल्होत्रा ग्रुप तेरी और तेरी माँ की पूरी जिंदगी का खर्चा उठाएगा। सिया ने दौड़कर अपने गले का हीरो का हार उतारा और गजाला के गले में डाल दिया। उसने गजाला को कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, आज तूने मुझे मेरी विदाई का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। तू मेरी बहन है। उस दिन जब गजाला उस आलीशान फार्म हाउस से बाहर निकली तो उसके कंधे पर कचरे की बोरी नहीं थी। उसके बदन पर मंत्री जी की शॉल थी, गले में हीरों का हार था, हाथों में अपनी माँ के लिए ताज़ा और शाही खाना था, और आंखों में एक नई जिंदगी का सपना था। उसके पीछे मिस्टर वर्धन और बाकी लालची लोग सिर झुकाए खड़े थे। उस 16 साल की बच्ची ने दुनिया को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया था कि भूख पेट में हो सकती है, मजबूरी गरीबी में हो सकती है, लेकिन अगर नियत और हुनर सच्चा हो तो इंसान 100 करोड़ को भी ठोकर मार सकता है। कला बिकाऊ नहीं होती, कला इबादत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां